सिद्धि को याद रखिएगा। जल संभर प्रबंधन क्या है इस पर बात कर लीजिएगा। बारिश के पानी का संग्रहण, और कई बार वो कहता है धरातलीय और भूजल। धरातलीय जो धरातल पर है, धरातल पर हमारी नदियां हैं 360 नदियां हैं, जबकि 10,360 नदियां हैं लगभग, और 1.6 किलोमीटर की लंबाई से अधिक वाली ये नदियां 10,000 के करीब हैं, तो इसे आप देख लीजिएगा। और भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व धरातलीय क्षेत्र का 2.4% के आसपास है, मतलब सही से है, लेकिन आप इसे देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। ये जल अधिनियम 1974 को देख लीजिएगा। 2015-16 में जल क्रांति अभियान शुरू हुआ, उसे देख लीजिएगा। भारत की राष्ट्रीय जल नीति 2002 में आई बेटा, उसे देख लीजिएगा। इस पर कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं। जल संभर क्या है, रालेगण सिद्धि से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। रालेगण सिद्धि में क्या हुआ था, क्या किया गया था, इस पर आप देख लीजिएगा। जल संभर क्या है, ये बड़ा क्वेश्चन है बेटा, और जल संभर पर क्वेश्चन आपके लगातार आते हैं, तो इस पर देख लीजिएगा। सिंचाई की व्यवस्था और बहुफसलीकरण को कैसे संभव बनाती है। अगर एडिक्वेट मात्रा में जल उपलब्ध है तो बेटा फसलें अच्छे से हो सकती हैं, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पाठ नंबर 5 है बेटा। खनिज संसाधनों के प्रकार, इसमें अलग अलग खनिज संसाधन हैं, धातु, अधात्विक, अधातु, धातु, है ना। और इसी में खनिजों का वितरण है, 3 पट्टियां हैं। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश हैं, दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश हैं, और उत्तर पश्चिमी प्रदेश हैं। जैसे ही नक्शा लें तो उसमें देख लें ये कौन सी पट्टी में ये खनिज है, तो उसे आप देख लीजिएगा। जैसे लोह अयस्क है, तो लोह अयस्क उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, इस तरह की आप देख सकते हैं। अलोह बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम के विनिर्माण में प्रयोग होता है। उड़ीसा जो हमारा है बड़ा उत्पादक है, तो वहाँ है। तांबा, बिजली के मीटर, मोटर, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। अधात्विक में अभ्रक है, अभ्रक में विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है सारा। ऊर्जा संसाधन में कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें आती हैं खनिज, तो इसे आप देख लीजिएगा। खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाता है, वही बात है। आर्थिक विकास के लिए पर्यावरणीय मुद्दा से समन्वय अधिक है। सतत पोषणीय विकास की आवश्यक भावी पीढ़ी के लिए संसाधन का संरक्षण है। तो संसाधन की बात हम करें, बिल्कुल हम सही तरह से इसका इस्तेमाल करें। नाभिकीय ऊर्जा पर बेटा कई बार क्वेश्चन आ जाता है। न्यूक्लियर जो एनर्जी है, काइंडली उसे पढ़ लीजिएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान स्थापित हुआ था। तारापुर कई बार पूछ लेते हैं। कलपक्कम तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटक में है, रावत भाटा कोटा राजस्थान में है, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है, और काकरा पाड़ा गुजरात में। कई बार मैप में पूछ लिया जाता है बेटा, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र एक बता दीजिए, तो आप यहाँ इनमें से कोई भी बता सकते हैं। अलोह धातु के नाम अगर आप पूछे, बॉक्साइट है बेटा, तांबा है, इनके विषय में लिख दीजिए। बॉक्साइट मुख्यतः जो है कहाँ पाया जाता है, इस पर बात कर लीजिएगा। और तांबा कहाँ पाया जाता है, इस पर बात कर लीजिएगा। झारखंड है, राजस्थान में झुंझुनू, तो ये कुछ है। ऊर्जा के अपारंपरिक और पारंपरिक स्रोत जो है उन पर क्वेश्चन आ जाता है, कई बार अंतर आ जाता है, उसे बेटा कर लीजिएगा। इसी तरह से हमारा पाठ नंबर फिर आता है अगला। इससे पहले भारत का सबसे पहले महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है बेटा, मुंबई हाई है, याद कर लीजिएगा, मैप में आ जाता है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई असम में है। ऊपर नॉर्थ ईस्ट में जाके असम में लिख दीजिएगा डिगबोई, अगर आता है कि भारत का सबसे पुराना क्षेत्र कौन सा है। इसी तरह देश की सबसे बड़ी तेल परिष्करणशाला जामनगर में है, तो तुरंत आप दिखा दीजिएगा। बिहार में स्थित तेल परिष्करणशाला अगर पूछे तो बरौनी है ना। और पश्चिम बंगाल में स्थित तेल परिष्करणशाला अगर पूछता है तो वो हल्दिया है, और वो आपकी पश्चिमी बंगाल में है, ठीक है ना। तो इस तरह ऐसे ही कर्नाटक में लोहा अयस्क खाने कहाँ हैं, तो बेल्लारी है, चिकमंगलूर है, ये आप लिख सकते हैं। ऐसे ही 3 लोहा अयस्क निर्यातक पतन जो है पोर्ट्स जो है, पारादीप है, विशाखापट्टनम है, और मार्मागांव है। तो इस तरीके से आप बेटा इसे देख लीजिएगा। तांबा प्राप्ति के क्षेत्र, बॉक्साइट के क्षेत्र आप एक बार देख लीजिएगा मैप के हिसाब से। 3 कोयला क्षेत्र, 3 तेल क्षेत्र अगर वो पूछता है पूछ लीजिएगा। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारा, ये अगर वो पूछता है कहाँ हैं और इन्हें दर्शाना है, तो इन्हें आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास की हम बात करेंगे। भारत में नियोजन परिप्रेक्ष्य का अवलोकन कैसे, केंद्रीयकृत नियोजन आयोग है 2015 बेटा, उसमें है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एक बार आप देख लेना बेटा, इस पर क्वेश्चन आ जाता है कई बार। 15 जिले हैं, पिछड़े जिलों को किस तरह से आप औरों के बराबर लाएंगे, उस पर बात है। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, उस पर केस अध्ययन है बेटा भरमौर। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया वीडियो में 1-2 बार, भरमौर क्लासेस में भी आपसे बात हुई होगी। भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम कैसे चल रहा है, क्या है,
हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में गद्दी जनजातीय समुदाय क्या है, तो इन्हें थोड़ा थोड़ा आप अगर पढ़ लेंगे कहानी के तौर पर भी तो बेटा आप अच्छा पेपर कर पाएंगे। सतत पोषणीय विकास, विकास एक बहुआयामी संकल्प है। विकास जैसे ही आपके मन में आए तो जो जो बात आपके मन में विकास से संबंधित आती जाए, जनरल बात भी आप लिख देंगे तो आपका उत्तर सही रास्ते पर जा रहा है। केस अध्ययन अगर आप करेंगे, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र एक बार पढ़ लीजिएगा बेटा, राजस्थान नहर 2 चरण और ये सब चीज़ें। सतत पोषण विकास को बढ़ावा देने वाली में जल प्रबंधन नीति सबसे पहले आती है। जल सघन फसलों का न बोना, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू करना, इस तरह के वनीकरण, निर्धन भू आवंटियों को आर्थिक सहायता और अन्य सेक्टरों का विकास, तो ये हमारा है। इसमें बेटा भरमौर को आप पढ़ लीजिएगा, इंदिरा गांधी जो कमान है उसे पढ़ लीजिएगा, नहर कमान, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। इंदिरा गांधी नहर कमान पर आपको हो सकता है इनमें से कोई ना सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में भी जगह बना ले अपनी, तो वहाँ भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा बेटा, बहुत ज़्यादा आप आराम से उन्हें कर सकते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना है, तो इसे एक बार देख लीजिएगा। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मानचित्र के हिसाब से नदियों के नाम पूछ सकता है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र चंबा कौन सी 2 तहसीलें हैं, कहाँ हैं, ये पूछ सकता है, तो इसे आप देख लीजिएगा बेटा। इसी तरह इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है, ये। इसके बाद आता है परिवहन और संचार। 3 हिस्सों में बांटते हैं हम लोग आमतौर पर, स्थल, जल और वायु। स्थल में हम लोग सड़क, पाइपलाइन और रेलवे को लेते हैं, और जल में हम लेते हैं अंतरस्थलीय और सागरीय, महासागरीय, और वायु में लेते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो ये हमारा परिवहन का एक फ्लो चार्ट बनता है, परिवहन के साधन, उसे इस तरीके से 3 हिस्सों में बांट लें, उसके बाद फर्दर उनका डिवीजन दिखा दें। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हैं। स्थल परिवहन में सड़क परिवहन की लंबाई भारत में लगभग, अगर आप 2017-18 की रिपोर्ट देखेंगे तो 56 लाख किलोमीटर के करीब है। राष्ट्रीय महामार्ग केंद्र सरकार बनाती है, राज्य महामार्ग राज्य सरकार बना रही है, और उसके बाद जिला और ग्रामीण सड़कें हैं। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, बॉर्डर पर बनी हुई सड़कों के बारे में पूछ लिया जाता है, कई बार कौन बताता है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। जल परिवहन में जल परिवहन की क्या विशेषता है, तो सबसे सस्ता परिवहन है, भारी वस्तु सामग्री को बड़े आराम से ले जाता है, और 2 प्रकार के अंतरस्थलीय जलमार्ग, महासागरीय जलमार्ग हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। भारत के 3 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। वायु परिवहन में तीव्रतम साधन है लेकिन महंगा है, ध्यान रखिएगा। कई बार वो पूछ लेता सस्ता कौन सा, इस पर क्वेश्चन आ जाता है, कई बार अंतर पूछ लेता है। तेल व गैस पाइपलाइन, गैस व तरल को ले जाने के लिए एक जगह से इधर, आमतौर पर जो आपका हजीरा विजयपुर जगदीशपुर नेटवर्क है उसकी चर्चा आप लोग करते हैं। संचार जाल में बेटा व्यक्तिगत साधन है, पत्र, दूरभाष, आपको ध्यान होगा पुराना, फिर तार, फैक्स, इंटरनेट। अब सार्वजनिक अगर हम देखें तो रेडियो, टेलीविजन है ना, सिनेमा, उपग्रह, ये सब चीज़ें कैसे, कहाँ, क्या है, तो इन्हें आप एक बार देख लीजिएगा। पाइपलाइन पर क्वेश्चन आ जाता है बेटा, इसे देख लीजिएगा। कई बार वैसा क्वेश्चन भी पूछा था, भारत में किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम हुआ, तो 1923 में हुआ था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, आप जानते हैं कितने किलोमीटर का है, पढ़ लीजिएगा, मैं बता नहीं रहा हूँ यहाँ आपको। तो इस सब को आप देखते हुए आगे बढ़ना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं बेटा, बहुत आसान है। और इस चैप्टर के बाद अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा राष्ट्रीय महामार्ग पर आप देख लीजिएगा। कई बार वो तेल व गैस पाइपलाइनों का वर्णन मांग लेता है, तो एक आध याद रहे तो लिख लीजिएगा, वरना आप लिख लीजिएगा